इतिहास में कुछ कहानियां बड़ी दिलचस्प होती हैं, खासकर जब वो एक पिता और पुत्र की हों जिन्होंने मिलकर एक पूरे साम्राज्य की किस्मत ही बदल दी। आज हम बात करने वाले हैं हर्यंक वंश के बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु की। यही वो दो लोग थे जिन्होंने भारत के पहले महान साम्राज्य मगध की नींव रखी थी। तो चलिए इस शानदार कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्राचीन भारत का पहला महान साम्राज्य बना कैसे। इसका जवाब हमें ले जाता है आज से करीब 2500 साल पहले, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जहां मगध के दो जबरदस्त शासकों ने अपनी समझदारी और ताकत से इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो इस कहानी के पहले हीरो है बिंबिसार। लगभग 600 ईसा पूर्व में जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्हें मगध का असली आर्किटेक्ट कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि एक ऐसी ठोस जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होना था। अब सवाल ये है कि बिंबिसार की सफलता का राज क्या था। उनकी थी एक 3 पिलर स्ट्रैटेजी। पहला, शादियों के जरिए रिश्ते बनाना। उन्होंने कोसल राज्य से शादी की तो दहेज में काशी मिल गया, जिससे पश्चिम का बॉर्डर सेफ हो गया। फिर उस समय के पावरफुल लिच्छवी गणराज्य से रिश्ते बनाए और एक बड़े दुश्मन को दोस्त बना लिया। दूसरा, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम दुरुस्त किया। और तीसरा, नए धर्मों और विचारों को हमेशा सपोर्ट किया। बिंबिसार का जो सबसे बड़ा काम था वो था एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम बनाना। मतलब पावर किसी एक सेंटर के हाथ में थी। इससे हुआ ये कि राज्य में काम करने का तरीका बहुत एफिशिएंट हो गया और इकोनॉमी भी स्टेबल हो गई। सच कहें तो यही वो मॉडल था जो आगे चलकर मौर्य जैसे बड़े साम्राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम आया। बिंबिसार का दौर सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा समय था जब नए नए आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार सामने आ रहे थे। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को पूरा सम्मान और सपोर्ट दिया, और इसी वजह से मगध उस जमाने का एक बड़ा इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस हब बन गया। और यहीं पर पिता और पुत्र के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ थे बिंबिसार, एक शानदार डिप्लोमैट जिन्होंने बातचीत और गठबंधनों से साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, और दूसरी तरफ थे उनके बेटे अजातशत्रु, एक जबरदस्त योद्धा जो मिलिट्री पावर और विस्तार पर यकीन रखते थे। तो चलिए अब अजातशत्रु की कहानी पर चलते हैं। तो अब आते हैं अजातशत्रु पर। हाँ, ये बात सच है कि उनका सत्ता में आना काफी विवादों से भरा था, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वो एक कमाल के मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने अपने पिता की विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि अपनी तलवार के दम पर उसे कई गुना बढ़ा दिया। उनके मिलिट्री जीनियस का सबसे बड़ा सबूत था वज्जी संघ के खिलाफ उनका लंबा और कामयाब अभियान। देखिए, वज्जी कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि कई ताकतवर कबीलों का एक संगठन था, और उसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। अजातशत्रु ने पहले उनमें फूट डाली और फिर रथमूसल और महाशिला कंटक जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल करके उन्हें हरा दिया। लेकिन अजातशत्रु सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो दूर की सोचते थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को बचाने के लिए उन्होंने पहली बौद्ध संगीति मतलब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलवाई, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उन्होंने पाटलीग्राम नाम के एक छोटे से गांव की किलेबंदी शुरू की। यही वो गांव था जो आगे चलकर भारत की सबसे शानदार राजधानी बना। और यहीं से कहानी शुरू होती है, पाटलिपुत्र की। एक ऐसा शहर जो अजातशत्रु की दूर की सोच का नतीजा था। एक ऐसा शहर जो आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान की सियासत और ताकत का सेंटर बना रहा। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 490 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने एक छोटा सा किला बनाया। उनके बाद राजा उदयन ने राजधानी को राजगृह से यहाँ शिफ्ट कर दिया, और फिर जब मौर्य साम्राज्य का दौर आया तब तक तो यह दुनिया के सबसे बड़े और शानदार शहरों में से एक बन चुका था। क्या कमाल का सफर था, एक छोटे से किले से एक महानगर तक का। पाटलिपुत्र की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था उसकी लोकेशन। ये शहर गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था। मतलब ये एक तरह का नेचुरल जल दुर्ग या वाटर फोर्ट था, जिसे जीतना बहुत मुश्किल था। और इसी लोकेशन की वजह से पूरे गंगा के मैदानी इलाके का ट्रेड रूट इसके कंट्रोल में आ गया, जिसने मगध को आर्थिक रूप से बेहद शक्तिशाली बना दिया। सदियों बाद जब ग्रीक एम्बेसडर मेगिस्थनीज यहाँ आए तो वो इसकी शान शौकत देखकर हैरान रह गए।
उन्होंने लिखा है कि शहर के चारों ओर एक बहुत गहरी खाई थी और इसकी दीवारों में 570 टावर और 64 बड़े-बड़े गेट थे। सोचकर देखिए कितना भव्य रहा होगा वो शहर। तो आखिर में बिंबिसार और अजातशत्रु ने मिलकर जो विरासत छोड़ी, वो असल में थी क्या? अगर से एक लाइन में कहें तो उन्होंने भारत के अगले महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के लिए एक बिल्कुल तैयार स्टेज दे दिया था। उनकी इस विरासत के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन यानी छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाना। दूसरा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी व्यापार के रास्तों पर कंट्रोल और एक स्टेबल इकोनॉमी। और तीसरा, एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हब तैयार करना जहां अलग-अलग धर्म और विचार एक साथ आगे बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर बिंबिसार और अजातशत्रु, इन दोनों का योगदान भारत की शुरुआती सभ्यता को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक ने नींव रखी तो दूसरे ने उस पर दीवारें खड़ी की और दोनों ने मिलकर प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। इन दो प्राचीन राजाओं की कौन सी पॉलिसीज, चाहे वो डिप्लोमेसी से दोस्त बनाना हो, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो या फिर भविष्य के लिए प्लानिंग करना हो, आज की दुनिया में भी उतनी ही रेलेवेंट लगती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर कि पूरा का पूरा इतिहास आपकी मुट्ठी में समा सकता है। हाँ, एक छोटा सा सिक्का जो एक पूरे साम्राज्य की कहानी कह सकता है। तो चलिए आज इन्हीं गुप्त सिक्कों के जरिए भारत के स्वर्ण युग की एक यात्रा पर चलते हैं। मतलब एक छोटा सा सिक्का और एक पूरे स्वर्ण युग की कहानी, ये कैसे हो सकता है? बात यह है कि ये सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि ये तो सोने और चांदी पर लिखा हुआ इतिहास थे। तो आइए आज इन्हीं सिक्कों की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, उसे दूर कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय, ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग शासक हैं। इनके बीच सैकड़ों सालों का फासला है, तो ये याद रखना जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि गुप्त सम्राटों ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई कैसे? इसका एक बड़ा जरिया थे उनके सिक्के। ये सिर्फ पैसा नहीं थे, बल्कि उनकी पावर का, उनकी शक्ति का एक खुला प्रदर्शन थे। ये जो सोने के सिक्के थे ना, इन्हें दीनार कहा जाता था। और हर एक दीनार मतलब हर एक सिक्का साम्राज्य की ताकत और उसकी शान का प्रतीक था। ये सिर्फ लेनदेन के लिए नहीं था, ये तो शाही शक्ति का एक तरह से ऐलान था। और फिर आते हैं सम्राट समुद्रगुप्त। उन्होंने तो सिक्कों को मानो एक कला का रूप दे दिया, कमाल ही कर दिया। जैसे कि राजा रानी टाइप के सिक्के, ये उन्होंने अपने माता पिता के विवाह के सम्मान में बनवाए। फिर थे अश्वमेध टाइप के सिक्के, जो उनकी जबरदस्त ताकत की घोषणा करते थे। और तो और वीणा वादक सिक्के भी थे, जो उनकी पर्सनल कला को दिखाते थे। सोचिए, ये उस दौर की संस्कृति को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। अब ये अश्वमेध यज्ञ, ये इतना खास क्यों था? असल में ये एक बहुत ही बड़ा और भव्य अनुष्ठान था, जिसे सिर्फ एक बहुत ही शक्तिशाली, एक संप्रभु राजा ही कर सकता था। और सिक्के पे क्या लिखा था? अश्वमेध परिक्रमा, जिसका मतलब है वो इंसान जो इस महान यज्ञ को करने में भी सक्षम है। मतलब अपनी ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था? अच्छा, समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, और उन्होंने भी सिक्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन एक अलग अंदाज में। उन्होंने सिक्कों के जरिए अपनी एक इमेज बनाई, एक वीर, एक अजेय योद्धा की इमेज। जैसे कि उनका एक मशहूर सिक्का है सिंह संहारक टाइप। उस पर लिखा है, राजाओं के बीच चंद्रमा, शेर की तरह वीर और युद्ध के मैदान में हमेशा विजयी। आप सोचिए, ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये तो जैसे मेटल में ढाली गई एक पूरी कहानी है। लेकिन रुकिए, ये सिक्के सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं कहते। नहीं, ये हमें उस दौर के समाज, उनकी कला और उनके धर्म के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, भारतीय सिक्कों के इतिहास में पहली बार महिलाओं को एक खास जगह मिली। एक तरफ थी रानी कुमार देवी, जो एक जरूरी राजनीतिक गठबंधन का प्रतीक थीं, तो वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी और दुर्गा की तस्वीरें थीं, जो एक बड़े धार्मिक बदलाव का संकेत थीं। ये सच में एक बहुत बड़ी और नई शुरुआत थी। तो सिक्कों पे इन देवियों का होना क्या दिखाता है? ये दिखाता है हिंदू धर्म के अंदर देवी पूजा यानी शाक्त मत के उदय को।
गुप्त काल में ये परंपरा अपने पूरे जोरों पर थी और ये सिक्के इसके जीते जागते पक्के सबूत हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर स्वर्ण युग का कभी न कभी अंत तो होता ही है, और एक बार फिर यही सिक्के हमें ये कहानी भी सुनाते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, इन सिक्कों के सोने की चमक भी फीकी पड़ने लगी। खासकर स्कंदगुप्त के समय में उस वक्त साम्राज्य पर लगातार बाहरी हमले हो रहे थे, बहुत दबाव था, और इस सबका असर वो उनके सिक्कों पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। ये चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, साम्राज्य के शुरुआती दिनों में सिक्कों में करीब 90% सोना होता था, लेकिन बाद के दौर में ये घटकर सिर्फ 75% रह गया। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? मिलावट। और ये मिलावट साम्राज्य की गिरती हुई आर्थिक हालत का एक सीधा सबूत थी। और सिर्फ सोने की शुद्धता ही कम नहीं हुई, और भी कई संकेत थे, जैसे सिक्कों की वैरायटी, उनके अलग अलग टाइप, वो बहुत कम हो गए। सिक्कों पर जो कलाकारी थी वो भी पहले जैसी नहीं रही, थोड़ी साधारण हो गई। लिखावट अक्सर धुंधली होती थी, और हाँ, सस्ती धातुओं का इस्तेमाल भी काफी बढ़ गया था। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सिक्के इतिहास की किताब के वो खाली पन्ने भरते हैं जिनके बारे में हमें कहीं और से किसी लिखी हुई चीज से पता नहीं चलता। इतिहासकारों के लिए तो ये सिक्के किसी खजाने से कम नहीं हैं। सोचिए, इन्हीं की वजह से हमें कांच जैसे गुमनाम राजाओं के बारे में पता चला। चंद्रगुप्त द्वितीय के सैनिक अभियानों की तारीखें कंफर्म हुई। सोने की शुद्धता से उनकी आर्थिक हालत का पता चला। और तो और, ये सिक्के जहां जहां मिले उससे साम्राज्य की सीमाओं का अंदाजा भी लगा। एक पल को सोचिए जरा, अगर ये सिक्के न होते तो गुप्त स्वर्ण युग के कितने ही अध्याय, कितने ही राज हमेशा के लिए अनजाने रह जाते। ये सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं हैं, ये एक खोए हुए जमाने के दरवाजे खोलने वाली चाबियां हैं। और ये एक सोचने वाली बात है ना, कि आज जो सिक्के और नोट हमारी जेबों में हैं, वो आज से सैकड़ों साल बाद भविष्य को हमारे बारे में